वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दावर अली खान और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस ला चुके हैं डाइजेशन के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो आपको इस सिलसिला इफ्तिकाम ये सफ़र आगे के अंदर मज़ा नहीं आने वाला। तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बात क्या हो रही है। फिलहाल पिछली 2 वीडियोस के अंदर जब मुझे लास्ट वीडियो लेकर आए थे उसके अंदर हमने कवर कर लिया था पूरा टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ उनके फंक्शंस, उनके टाइप्स कितने होते हैं। आज हम बात करेंगे डेंटल फार्मूला के ऊपर। ठीक है, मैथ्स में जैसे फार्मूले होते हैं वैसा फार्मूला बायोलॉजी के अंदर भी नहीं होता है। ठीक है, एक डेंटल फार्मूला कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ किसी का कैलकुलस निकालना है या फिर कोई इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको मिलेगा। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट फार्मूला। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि डेंटल फार्मूला है क्या चीज़। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डेंटल फार्मूला के बारे में। सो हेडिंग डाल लेते हैं हमारी, या दिस इज डेंटल फार्मूला। अब ये डेंटल फार्मूला क्या चीज़ होती है? अगर आप लोगों को ऐसे पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए, रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ। सो आप लोग जैसा रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंडेशन के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक कैमरे की सेटिंग थोड़ी ऐसे करो, या एंड रिकमेंडेशन के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल ही रहा होगा मेरा यूज़र नेम, आप वहाँ से मुझे पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेंटल फार्मूला के बारे में। डेंटल फार्मूला बेसिकली होता क्या है? देखो, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट हैं वो एक फार्मूले से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि मेडिकल टर्म में एक सिस्टमेटिक टर्म जब हम किसी चीज़ का करते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम लगाते हैं, किसी टाइप के कुछ कंडीशंस हम सेट करते हैं, कुछ एक सिस्टमेटिक तरीका निकालते हैं, एक फार्मूला निकालते हैं, तभी जाकर पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ कायदे में पढ़ने लायक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कुछ भी उठा के बोल दें कि अगर आपको ह्यूमन्स के बारे में जानना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? डेंटल फार्मूला का यूज़ करना होता है। देखो, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम इंसान बोलेंगे, इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन्स बोलेंगे, चाइनीज़ में हम कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी का मतलब है हमें नहीं पता क्या बोलना है, बट बोलना होता है कुछ ना कुछ। बट हम उसका डेंटल फार्मूला जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके नंबर्स अलग अलग होते हैं। लाइक हम क्या है, 32 दांत हैं वही इंसान के अंदर। अब आपको ये इंग्लिश में कोई इंसान, किसी को इंग्लिश आती है वो क्या कहेगा? भाई हमें क्या पता कितने दांत हैं? 32 हैं, 32। और जिसको हिंदी नहीं आती, जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो 32 को नहीं समझ पाएगा। सो इसलिए रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने के लिए हमने एक डेंटल फार्मूला निकाला है, और इसी फार्मूले से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टीथ हैं इस बारे में पता चलती है। ठीक है, सो इसके अंदर एक चीज़ हमें पढ़नी होगी, रेमस। पहले रेमस को हमें समझना होगा डेंटल फार्मूला पढ़ने से पहले। रेमस क्या होता है? देखो, रेमस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन हाफ जॉ। ठीक है, लोअर एंड अपर। एक जैसे मान लीजिए ये हमने प्यारे से दांत बना दिए, ठीक है, और इतने ही दांत ऐसे हैं। अब अगर मैं इसको बीचों बीच से काट दूँ, ठीक है, सो ये जो हुआ ना पूरा एक पोर्शन, इसे बोलेंगे रेमस। समझ में आ रहा है? अपर जॉ, द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ, लोअर सॉरी, या एल से। सो अपर जॉ में कितने टीथ हैं अपॉन लोअर जॉ में कितने टीथ हैं, हाफ पोर्शन में। मतलब इसको काट दो अगर, तो ये जो बचेगा दैट इज़, इसको बोलेंगे रेमस। ठीक है, तो एक रेमस के अंदर हाफ नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे डैश लगाते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं अपर जॉ, जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं ऊपर अपर जॉ। ठीक है, ये रहा अपर जॉ। अपर जॉ के टीथ ऊपर लिखते हैं, अपॉन करके लोअर जॉ के टीथ नीचे लिख देते हैं, लोअर जॉ। समझ में आ रहा है? अब इनमें टीथ में सबसे पहले कौन से आते हैं? इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं इंसिजर्स को, फिर हम लिखते हैं कैनाइन्स को, फिर हम लिखते हैं प्रीमोलर्स को, और फिर हम लिखते हैं मोलर्स को। ठीक है, सो अपर जॉ के भी इसी सीक्वेंस से चलेगा, और लोअर जॉ के भी इसी सीक्वेंस से चलेगा। अब ज़रा ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक रेमस के अंदर कितने नंबर ऑफ़ टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स, तो इट इज़ 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। मतलब अपर जॉ में और लोअर जॉ में दो, तो एक रेमस की बात हो रही है, यानी हाफ, पूरे जॉ की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक रेमस की, एक तरफ के हिस्से की। ये पूरे जॉ को ऐसे करके काट देंगे ना, सो इधर के तरफ का जो हिस्सा है, एक तरफ का जो हिस्सा होगा उसे रेमस बोले रहेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से काट दिया। ठीक है, वर्टिकल बिल्कुल बीचों बीच में से। सो एक रेमस में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है ये।
ठीक है। सो अगर मैं ऊपर 2 इंसिजर्स पूछ रहा हूँ तो एक रेमर्स की बात हो रही है 1, ठीक है, जैसे आ गया 1 और 2, ठीक है, ये 2 इंसिजर्स, ये एक रेमस के हैं, पूरा नंबर ऑफ जॉ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टीथ नहीं है ऐसे ही, ठीक है। तो हम ज़रा देख लेते हैं इसको। इंसिजर्स ऊपर जॉ में 2 इंसिजर्स होंगे एक रेमस में, और नीचे 2 इंसिजर्स होंगे 1, ठीक है, 1 2 और 1 2, ठीक है। उसके बाद कैनाइन्स एक एक होंगे दोनों जॉ में, ऊपर भी एक कैनाइन होगा, नीचे भी एक कैनाइन होगा। उसके बाद प्रीमोलर्स भी 2 होंगे ऊपर, और प्रीमोलर्स नीचे भी 2 होंगे। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो अपर जॉ के बारे में बता रहा है, नीचे जो लिखा हुआ है वो लोअर जॉ के बारे में बता रहा है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और मोलर्स 3 ऊपर होंगे 3 नीचे होंगे। तो ये हाफ एक रेमस का था, ठीक है, हाफ जॉ का था एक रेमस का। अब हमें टोटल नंबर ऑफ टीथ चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। हम इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एक के अंदर इतना है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, दोनों पूरे जॉ का मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमन बींग्स कितने हो जाएंगे, 2 1 2 3 अपॉन 2 3 इंटू 2। ये हो जाएगा डेंटल फार्मूला फॉर अ ह्यूमन बींग, एडल्ट ह्यूमन बींग, ठीक है, फॉर एन एडल्ट ह्यूमन बींग। हाँ, तो ये आपको पता है ना, ये अपर जॉ के हैं ऊपर वाले, ये ऊपर अपर जॉ के हैं, नीचे लोअर जॉ के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे पहले इंसिजर्स आएगा, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स एंड देन लास्ट में मोलर्स, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि ये डेंटल फार्मूला हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में एडल्ट में मैंने बताया 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगर हम चाइल्ड की बात करें ह्यूमन बींग में, इफ़ यू टॉक अबाउट चाइल्ड, तो उसका डेंटल फार्मूला होगा 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2। ये एक रेमस में होंगे टीथ, ठीक है, रेमस मतलब आप बार बार बता रहा हूँ, पूरे जॉ को वर्टिकली यूँ काट दो तो ऊपर के जॉ में आ एंड नीचे के जॉ में ये जो नंबर आएगा इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 1 रेमस, ठीक है। ये दूसरा रेमस, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, एक रेमस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे जॉ के नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि भैया मेरे बस समझ में नहीं आया। फिलहाल मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट्स एक लाइन जा रही है जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है सर्कल के, उसे डायमीटर बोलते हैं, और उसी का हाफ हो जाता है रेडियस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जॉ का हाफ होना उसे वो बोलते हैं रेमस, ठीक है, रेमस बोला जाता है उसे, हाफ नंबर ऑफ टीथ 1 जॉ। अब कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया, ऊपर लिखेंगे ऊपर के, अपॉन लोअर के नीचे को लिखेंगे। पहले आएगा इंसिजर्स, फिर आएगा कैनाइन्स, फिर आएगा प्रीमोलर्स, फिर आएगा मोलर्स। ये एक रेमस के नंबर ऑफ टीथ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे, जो कि डेंटल फार्मूला होगा, ठीक है। सो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला मैंने आपको बताया 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये चाइल्ड का डेंटल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, चाइल्ड कह रहा हूँ, ये टीनेजर्स का आएगा। मान लीजिए जैसे 17 साल की उम्र होती है या फिर 18 साल की उम्र होती है, तब ये आएगा, ठीक है। अगर हमें चाइल्ड का देखना है तो 2 0 2 2 अपॉन 2 0 2 2, ये रहा चाइल्ड का, ठीक है। दिस इज़ फॉर ह्यूमन चाइल्ड। अच्छा, एक और बात कि हमारे जो नंबर ऑफ सेट ऑफ टीथ होता है, आपको पता है वो कंप्लीट नहीं आता है। मतलब मैंने बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में, आई थिंक इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है, जब हम एनाटॉमी पढ़ी थी या फंक्शनिंग ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े थे हमने, इसके अंदर आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो उसमें टाइप्स ऑफ टीथ हमने पढ़े थे, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स में 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, इसलिए वो डाइफाइडोंट होते हैं। पहले वो जो मिल्क टीथ होते हैं, जिन्हें डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, लेक्टिफरस टीथ भी बोलते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ भी बोल देते हैं, वो टीथ आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर दूसरे टीथ निकलते हैं। जो पहले सेट ऑफ टीथ आता है ना, उसके अंदर प्री मोलर्स और मोलर्स नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे हम विजडम टूथ वगैरह भी बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो एब्सेंट होता है। उसके साथ जब सेकेंड नंबर ऑफ टीथ आता है, सो फिर वो भी आते हैं, एडिशन होता है उनका, और जो पहले थे वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं ना, उनको डाइफाइडोंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉरी, उन्हें मोनोफाइडोंट टीथ बोला जाता है, क्योंकि वो एक ही बार आते हैं ना। मिल्क टीथ में तो विजडम टूथ नहीं होता ना, वो आता तो लाइफ में एक ही बार में है, तो इसलिए वो पहली बार आया है, वो एक ही बार आता है, इसलिए उसे मोनोफाइडोंट बोलते हैं। और ऐसे टीथ जो ह्यूमन बींग्स में, जो अदाड़ वगैरह जिन्हें बोल देते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, जो सिर्फ एक ही बार निकलती हो और मिल्क टीथ में नहीं आती हो, उनको मोनोफाइडोंट बोलते हैं, ठीक है। और जो जैसे इंसिजर्स होते हैं, ये मिल्क टीथ में भी आते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। कैनाइन्स होते हैं, मिल्क टीथ में भी होते हैं, फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो ये सारे टीथ हो गए डाइफाइडोंट,
और जो टीथ जैसे विजडम टूथ वगैरह और पीछे के दांत वगैरह जैसे हम बोल देते हैं, वो जो एक ही बार आते हैं, बचपन में नहीं आते ना, वो बड़े होकर आते हैं, वो एक ही बार आते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोफाइडोंट। सो काफ़ी बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाएगा कि मोनोफाइडोंट नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, यानी कितने ऐसे टीथ हैं जो एक ही बार आते हैं। ठीक है, सो अगर उसका डेंटल फॉर्मूला पूछने को कहा जाए तो आप उसको भी डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर नॉर्मली पूछा जाए ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टीथ दोज हुआ मोनोफाइडोंट इन ह्यूमन बींग्स, तो आप उनको भी डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। वो होगा 0021 अपॉन 0021, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको 2 कर देंगे तो 6, टोटल नंबर ऑफ 6 इधर तो ये आ जाएंगे आपके कुल मिला के। इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पूरा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सो प्रॉब्लम यही है कि 6/6 आ जाएगा तो टोटल नंबर 12 हो जाएगा एक तरीके से। वो 12 टीथ ऐसे होते हैं जो हमारे मोनोफाइडोंट होते हैं, जो एक ही बार आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ज़रा देख लेते हैं, इनको वैसी नेमिंग करते हैं जैसे करता है इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। यानी कि एक रेमस के अंदर अपर जॉ में 2 प्रीमोलर्स पहली बार आते हैं, लोअर जॉ में भी 2 प्रीमोलर्स पहली बार आते हैं, और एक मोलर दोनों में पहली बार आता है, जो मोनोफाइडोंट टीथ होते हैं। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको अलग तरीके से अंडरलाइन कर रहा हूँ। याद रखिएगा, सिर्फ डाइफाइडोंट पूरा सेट ऑफ टीथ नहीं होता ह्यूमन बींग्स का। कुछ दांत ऐसे हैं जो बचपन में नहीं आते हैं, जो आगे जाकर आते हैं, और वो परमानेंट टीथ में आते हैं, यानी वो एक ही बार आएंगे। सो वो मोनोफाइडोंट होते हैं। और अगर आंसर क्वेश्चन आए कि राइट द नंबर ऑफ मोनोफाइडोंट टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, तो आप उसका डेंटल फॉर्मूला लिख के आएंगे, जो मैंने आपको लिखवा दिया है 0021 अपॉन 0021। इनके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के डेंटल फॉर्मूला देख लीजिए जो अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चंस में, और आ भी चुके हैं। मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट सीरीज़ में जो मैं बताया ना, इस जो लास्ट वीडियो करेंगे उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के, इससे पहले मैंने कर रहा था, सबसे पहली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने की कोशिश करी, पर वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। सेकंड वाली वीडियो जो मैंने इसके अंदर डाली, उसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे निकाल के क्वेश्चन मैंने दिखा दिए। और अब बात करता हूँ मैं, तो मैंने ये सोचा यार वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है, इसके अंदर क्वेश्चन भी हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये वीडियो करवाऊंगा मैं यूट्यूब पर ही। लास्ट वीडियो जब भी हो जाएगी इस टॉपिक की, उसके अंदर सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैं निकाल के दिखा दूंगा, और कौन कौन से साल में वो आए हैं वो भी निकाल के दिखा देंगे, 12 साल के अंदर अंदर। ठीक है, और रही बात आपको नोट्स के लिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए ऑफ MTG जो 100 क्वेश्चन होंगे, या फिर नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको मुझे इंस्टाग्राम मुझे आप बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको हैंडल बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर इस वक्त भी स्क्रीन पर आ चुका होगा। सो आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला फॉर आवर रैट। एक रैट के लिए डेंटल फार्मूला क्या होता है? 1003 अपॉन 1003। ठीक है, डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2033 अपॉन 1023, 2023 अपॉन 1023। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैबिट का ये जो 00 मतलब एब्सेंट है यहाँ पे टीथ, यानी जहाँ टीथ एब्सेंट है वहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली गैप होगा। भाई टीथ ऐसी तो हैं, देखो ये टीथ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये टीथ है, अब ये 2 टीथ एब्सेंट है, तो बीच में गैप आ गया ना, कैन यू सी गैप, ये रहा। सो इसी तरीके से जैसा आप देख रहे हैं कि रैबिट के अंदर ऊपर और नीचे दोनों जगह टीथ नहीं होते, तो इस तरीके से कुछ होता है, तो बीच में गैप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इधर उधर टीथ हैं साइड में, ये हैं 2 और ये एक, और बीच में गैप आ जाता है। इस गैप को बोलते हैं मेरिस्टेनम। ओहो पसीना। इस गैप को क्या बोलते हैं? डेस्टिमा। अच्छा, इस गैप से मुझे एक गैप और याद आया जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, सो बोलते हैं मेडिस्टेनम कैविटी या मेडिस्टेनम गैप भी बोल देते हैं काफ़ी बार। कहाँ होता है पता है? वो लंग्स के बीच का जो गैप होता है ना, राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में जो गैप होता है जहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं मेडिस्टेनम कैविटी। डेंटल फार्मूला ऑफ एलिफेंट का देख लेते हैं। एलिफेंट का डेंटल फार्मूला होता है 0031 अपॉन 0001। दिस इज़ द डेंटल फार्मूला फॉर एलिफेंट। ठीक है, अच्छा क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीथ ऑफ डेंटल फार्मूला किसके होते हैं? कौन से एनिमल के होते हैं? पिग के होते हैं।
ठीक है, पिग, देन हॉर्स, और उसके बाद लास्ट में डॉग। इन सब के डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। पिग और हॉर्स के तो सेम होते हैं, 3143 अपॉन 3143 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, आप यहाँ पे करते रहिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो डेंटल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 2 करके आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये एक रेमस में बात बता रहा हूँ। हॉर्स के एक रेमस में कितने टीथ होते हैं? हॉर्स के एक रेमस में टीथ होते हैं 3143 अपॉन 3143। मैंने बताया ना हॉर्स और डॉग के सेम होते हैं। डॉग के एक रेमस में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं? 3142 अपॉन 3142। ये एक रेमस में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो इसका डेंटल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। सो ये आप याद रख सकते हैं पीएचडी के तरीके से कि भाई हमने पीएचडी करी है इस चीज़ में, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। पिग, हॉर्स एंड डॉग, इनके एक रेमस में सबसे ज़्यादा टीथ होते हैं, ठीक है, एक रेमस में सबसे ज़्यादा टीथ होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला में पता चल गया। हमने ह्यूमन बींग्स का डेंटल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, हमने ह्यूमन चाइल्ड का डिस्कस कर लिया, हमने टीनेज का डिस्कस कर लिया, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड किस तरीके से डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है, और हमने उसी के साथ साथ मोनोफाइडोंट डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग का वो भी डिस्कस करा। उसके साथ हमने रैट का करा, रैबिट का करा। रैबिट के अंदर हमने डेस्टिमा या फिर डेस्टिनम कैविटी के बारे में देखा, ठीक है, और एलिफेंट का करा। या मुझे यही शक था और यही काम गलत हो गया। अच्छा वो मैंने चेक कर लिया, एलिफेंट का डेंटल फॉर्मूला गलत लिखवाया मैंने आपको। इट इज़ 1003 अपॉन 0003। दिस इज़ द करेक्ट डेंटल फॉर्मूला फॉर एलिफेंट मल्टीप्लाई बाय 2। दिस इज़ द करेक्ट डेंटल फॉर्मूला फॉर एलिफेंट। और एक रेमस में एलिफेंट के कितने टीथ होते हैं? 1003 अपॉन 0003। तो मैं चेक इसलिए कर लेता हूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद पिग और हॉर्स एंड देन या। सो आई होप आप समझ गए होंगे डेंटल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। डेंटल फॉर्मूले का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टीथ, द टोटल नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। और उसके लिए हम पहले एक रेमस को कैसे लिखते हैं पता चल गया, अपॉन करके ऊपर नीचे वाले, ऊपर वाले के ऊपर, नीचे वाले के नीचे। एक रेमस में कितने नंबर ऑफ टीथ है यहाँ पे लिख देते हैं। एक रेमस का मतलब ये है कि जॉ को हाफ पार्ट में वर्टिकली कट करके बिल्कुल इक्वल, तो एक पार्ट जो होगा वो इसका एक रेमस होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हम उसका डेंटल फॉर्मूला या फिर नंबर ऑफ टीथ आसानी से मिल जाएंगे। एक रेमस में सबसे ज़्यादा नंबर किसके होते हैं? पिग, हॉर्स और डॉग के। पीएचडी से हमने याद कर लिया था इस तरीके से। तो हमने डेंटल फॉर्मूला कवर कर लिया। अब डेंटल फॉर्मूला के बाद आते हैं, देखो अब हमने बकल कैविटी के अंदर लगभग सब काम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बकल कैविटी का हम पूरा करने के बाद अब ईसोफेगस पर आते हैं। सो लिखिए ईसोफेगस। अब हम जानेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस इज़ फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप। ऐसे जो खाना लेकर जाता है ना पूरा इस तरीके से, दैट इज़ वॉट फूड पाइप, स्टमक तक लेके जाता है। ईसोफेगस स्टमक में खुलता है विद द हेल्प ऑफ अ स्फिंक्टर, जिसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर। अभी हम स्टमक के बारे में बात करेंगे। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का काम क्या होता है? ईसोफेगस में कोई डाइजेशन एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ईसोफेगस के अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन अकर नहीं करता है। पर्टिकुलरली कोई एंजाइम ईसोफेगस का काम नहीं करता है। ईसोफेगस कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है। ईसोफेगस का सिर्फ काम ये होता है जो अपने खाने को चबाया है उसका कंडक्शन करना, स्टमक तक लेके जाता है। सिर्फ इतना काम होता है। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन क्या ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन एंजाइम काम ही नहीं करता? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे माउथ के अंदर एंजाइम उसके अंदर लगा रहता है, जैसे सलाइवरी एमिलेज हो गया, वही वर्किंग अपना करता रहता है, अपना फंक्शन करता रहता है जब तक वो स्टमक में नहीं पहुंच जाता, ठीक है। सो ईसोफेगस पर्टिकुलरली खुद अपने आप से कोई डाइजेशन नहीं करवाता है। ईसोफेगस का कोई डाइजेशन एंजाइम नहीं सीक्रेट होता है। कुल मिला के ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। बट इट डजेंट मीन कि ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन एंजाइम फंक्शन होता ही नहीं है। फंक्शनिंग होता है जो हमारे माउथ के अंदर होता है, जैसे सलाइवरी एमिलेज एक्सेट्रा। सो ईसोफेगस के अंदर कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इसको याद रखना है। इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि अंदर स्मूथ मसल सेल से बना हुआ है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल से बना हुआ है। अंदर की साइड में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत पतला है, और वो पूरा सीधा अंदर को लेकर जाता है खाने को। ईसोफेगस से पहले एक और चीज़ आती है जो मैं यहाँ पे भूल गया, फेरिंग्स के बारे में लिखवाया था और मैं भूल चुका था। सो ईसोफेगस से पहले हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फेरिंग्स? मेरा भी दिमाग में चल रहा था कि मैं ईसोफेगस के बाद स्टमक कराऊंगा, अभी तो फेरिंग्स लैरिंग्स ये दोनों रह गए। फेरिंग्स एक तरीके से कहा जाए इट्स अ क्रॉस वे,
चौराहा देखते हैं ना, वही है क्रॉस। कॉमन पाथ फॉर फूड एंड विंड या फिर एयर। कॉमन पाथ क्यों बोला जाता है? हमारी जो नाक है या फिर हमारे जो इंटरनल नोस्ट्रल्स हैं और ये जो हमारी बकल कैविटी है, ये जहाँ खुल रहे हैं, जहाँ मिल रहे हैं, उसी पार्ट को फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स एक वो जगह है जहाँ पर इंटरनल नोस्ट्रल्स खुलते हैं और उसी के साथ साथ आपका ये बकल कैविटी भी खुलता है। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा ना कि फूड पाइप और जो ट्रैकिया है, बेसिकली जो फूड पाइप और विंड पाइप है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसे कोई जैसे फूड पाइप है कि विंड पाइप है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, दैट इज़ ट्रैकिया और पीछे है फूड पाइप। उसके फूड पाइप आगे नहीं, फूड पाइप पीछे है। ठीक है, और उनको गार्ड करे हुए हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, जो सी शेप की होती हैं, 16 to 20 होती हैं। ठीक है, ट्रैकिया के अंदर। अब वो सी शेप की क्यों होती हैं? वो गार्ड क्या करते हैं? पहले तो गार्ड इसलिए करते हैं कोलैप्स होने से बचा देते हैं। अब वो सी शेप की क्यों होती हैं? वो पूरी क्यों नहीं हो जाती? पूरी अगर बंद हो जाएंगी तो प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी ना, चारों तरफ से बंद हो जाएंगी तो नहीं, क्योंकि अगर चारों तरफ से वो बंद हो गई तो मैंने आपको बताया कि आगे तो ट्रैकिया होता है, पीछे फूड पाइप होता है। अगर चारों तरफ से बंद हो जाए तो फूड पाइप फंक्शन नहीं कर पाएगा, फूड को अंदर जाना पड़ता है। और हम जैसे लोग जो इतनी जल्दबाजी में खाते हैं, जो चबाते ही नहीं है खाने को सही से, तो उस वजह से वो बहुत बड़ा बड़ा बोलस जो होता है वो अंदर घुस जाता है, जिस वजह से उसको फ्री स्पेस चाहिए इलास्टिक होने के लिए। इसीलिए वो सी शेप की रिंग्स होती हैं, ना कि कम्प्लीटली रिंग्स होती हैं, तो कि हमारे फूड पाइप को फंक्शन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो फूड पाइप और ये जो इनका खुलता है ना, फूड पाइप और पीछे का ये जो है आगे का विंड पाइप, जो एयर पाइप है, विंड पाइप है, ये जिस जगह ओपनिंग होती है, दैट इज़ व्हाट फेरिंग